जी, हमने आई की किताब के मुताबिक मैंने ये चैप्टर नंबर स्टार्ट किया है। इसका नाम है इकोनॉमी। अच्छा, अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिस्कशन की है। हाँ जी, आवाज आ रही है बच्चों? अच्छा, हमने इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिस्कशन की, तो हमने कहा जी इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। एनीथिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट को एनालाइज करने का मेथड क्या है? मेथड ऑफ एनालाइजिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो उसके लिए, जिसको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग भी कहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मेथड जो है वो पेस्टल का मॉडल है, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स को आप एग्जामिन करें और उसके मुताबिक आप पॉलिसी बनाएं अपने इदारे की। तो हमने इसमें से जो पहला वाला ई है वो चैप्टर स्टार्ट किया है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। उसके बाद तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करने की इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस को जान सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, और इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट भी ला सकती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमने मैनेज करना होता है। उसके बाद हमने इन्वायरमेंट जर्नली पढ़ने के बाद फिर हमने कहा था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कुछ भी याद नहीं करना, बस रीड करना है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, इकोनॉमी के कुछ ट्रेंड्स होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब हम इकोनॉमी के ट्रेंड्स देखते हैं तो उसको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। हमारा ज्यादातर वास्ता मैक्रो से पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस से रिलेटेड होता है। उस इंडस्ट्री, उस मार्केट में एग्जिस्ट करने वाले बिजनेसेस, कंपेटिटर्स, कस्टमर, सप्लायर, उनकी खूबियां आप जब एग्जामिन करते हैं तो वो माइक्रो है। और जब आप ओवरऑल कंट्री का इन्वायरमेंट एग्जामिन कर रहे होते हैं कंट्री लेवल पे, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था जी नेक्स्ट इकोनॉमिक साइकिल क्या होते हैं। किसी भी इकोनॉमी के बढ़ने या कम होने, या किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ या इकोनॉमी के श्रिंक होने को मैयर करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल्स, जिसको नेशनल इनकम की मदद से मैयर किया जाता है। तो इकोनॉमिक साइकिल किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के ग्रो करने या श्रिंक करने का इंडिकेटर है। इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या इकोनॉमिक क्राइसिस को इंडिकेट करता है। तो हमने कहा था इकोनॉमिक साइकिल में चार साइकिल हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और मेरा ख्याल है रिकवरी। ये चार साइकिल बताए थे। हर मुल्क की गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि बूम
लॉन्ग हो और रिसेशन सबसे शॉर्ट, रिसेशन या डिप्रेशन कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद आज हमने पढ़ना है इकोनॉमिक साइकिल के अलावा कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जिनसे आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ का अंदाजा लगाते हैं। तो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या कुछ ऐसे रेशो या मैयर्स हैं जो किसी कंट्री की इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ बताते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर कितनी तरह के होते हैं? तो सबसे पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर की डेफिनेशन दी हुई है। हाँ जी, क्या होते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर? अगर आप देखें वहां पर नोट्स के ऊपर तो उसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक इंडिकेटर वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो इकोनॉमी के मुतालिक कोई रेशो, कोई नंबर, कोई परसेंटेज है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर पीस ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को कहते हैं, जो इकोनॉमी का ट्रेंड बताने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या बताने के लिए इस्तेमाल होती है? इकोनॉमिक ट्रेंड बताने के लिए या ओवरऑल हेल्थ बताने के लिए इकोनॉमी की। ये इकोनॉमी के मुतालिक कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और इससे हमें किसी भी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ का पता चलता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर को इकोनॉमिक रेशियोज भी कहते हैं, इकोनॉमिक मेजर्स भी कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर आल्सो नोन एज रेशियोज ऑफ इकोनॉमी। जैसे अकाउंटिंग की रेशियोज नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैलकुलेट की जाती हैं, इसी तरह किसी कंट्री की इकोनॉमी की रेशियोज भी होती हैं या इकोनॉमिक मेजर्स भी कहते हैं इन्हें। तो इनका मकसद क्या है? किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की मौजूदा हालत का अंदाजा लगाना। अंदाजा लगा के आप क्या करेंगे? अंदाजा लगा के आप अपने इदारे के लिए पॉलिसी बनाएंगे उसकी बेस पे, बस ये है फायदा। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर 3 तरह के होते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के जी। एक होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, एक होते हैं लैगिंग और एक होते हैं कोइंसिडेंट। जी, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग और दरमियान में कौन से होते हैं? कोइंसिडेंट। याद रखें, इकोनॉमी में कोई भी इवेंट अकर हुआ है, अच्छा या बुरा, इवेंट के अकर होने से पहले ही अगर कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर चेंज होने लग पड़े, मसलन इकोनॉमी अच्छी जगह पे जाने जा रही है, इकोनॉमी में कोई एक्सपेंशन हो रही है, गवर्नमेंट कोई मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस करने जा रही है, जैसे दुबई में दुबई की इकोनॉमी को उठाने के लिए उन्होंने एक्सपो 2020 अनाउंस की थी या एक्सपो 2022 अनाउंस की थी। इस तरह का कोई भी इवेंट जिससे इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आएगी या इकोनॉमी शायद क्राइसिस में जाए, किसी भी इवेंट के अक्कर होने से पहले कुछ इंडिकेटर अच्छे होना शुरू हो जाते हैं या बुरे, ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर को कहते हैं लीडिंग। लीडिंग इंडिकेटर फ्यूचर में किसी इकोनॉमिक इवेंट के हैपन होने से पहले ही अच्छे या बुरे हो जाते हैं। ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट उसकी एग्जांपल है कि स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो अगर आहिस्ता आहिस्ता हर रोज ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट फ्यूचर में आने वाले किसी इकोनॉमिक अनाउंसमेंट या इकोनॉमिक इवेंट को वक्त से पहले परसीव करके अच्छा वक्त सोच के ऊपर जा रही है स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होते हैं कि किसी इकोनॉमिक इवेंट के हैपन होने से पहले ही चेंज शो कर देते हैं। लैगिंग, लैग कहते हैं बाद को, लैगिंग किसे कहते हैं? लीडिंग कहते हैं पहले को और लैगिंग कहते हैं बाद, लेटर ऑन। तो वो तमाम इंडिकेटर ज्यादातर वैसे लैगिंग होते हैं, ज्यादातर इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होते हैं? लैगिंग होते हैं ज्यादातर। तो ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर बेटा जो इकोनॉमिक इवेंट
चाहे वो क्राइसिस है या अच्छा इवेंट है, उसके अकर होने के बाद चेंज शो करें और उनमें फ्यूचर की प्रिडिक्शन की कैपेबिलिटी ना हो, बल्कि उनका ताल्लुक माजी से हो। माजी में जो इवेंट हो चुका है अच्छा या बुरा, उसके नतीजे में वो चेंज होते हैं। दैट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर नोन एज लैगिंग। जैसे इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, तो ये आपके लैगिंग इंडिकेटर हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है वो इंडिकेटर जो साथ साथ चेंज होते हैं। इकोनॉमिक इवेंट हैपन हो रहा है और साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं साथ साथ। तो 3 तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं। कितनी तरह के? क्या फर्क होता है लीडिंग लैगिंग में? जो लीडिंग वाले हैं वो फ्यूचर के किसी इकोनॉमिक इवेंट की प्रिडिक्शन करने के बारे में, फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। वो इवेंट अकर होने से पहले ही चेंज होते हैं, इवेंट अकर होने के बाद चेंज हो तो लैगिंग है, और साथ साथ चेंज हो जब इवेंट हैपन हो रहा है साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं, अच्छे या बुरे। जरूरी नहीं मैं कह रहा अच्छे होंगे, इंडिकेटर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा कि इकोनॉमिक इवेंट अच्छा होने जा रहा है हैपन या बुरा होने जा रहा है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी पॉलिटिकल इवेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई इकोनॉमिक इवेंट हो, लेकिन कोई भी इकोनॉमी में ऐसा इवेंट हो या होने जा रहा है, एक इवेंट के अक्कर होने से पहले चेंज हो जाए तो लीडिंग, बाद में चेंज हो तो लैगिंग, और साथ साथ चेंज हो तो कोइंसिडेंट। अब आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे, डेफिनेशन तो सबको याद हो जाएगी। लीडिंग की एग्जांपल्स क्या हैं, नोट्स में चेक करें। लीडिंग की एग्जांपल्स क्या दी हुई हैं? स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स या स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। अब आपको ये याद रखना है, ये आपको रट्टा लगाना है, इसमें स्टार बना ले। जो चीजें आपने याद करनी है, रट्टा लगानी है, एग्जाम्पल्स वो मैं बताता जाऊंगा, और ये एमसीक्यूज के लिए आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ जी, स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स या स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। उसके अलावा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई होती है कि लोगों के हाथ में कितना पैसा, इकोनॉमी में पैसा कितना इन सर्कुलेशन है। पैसा बैंकों में पड़ा हो ज्यादा तो मनी सप्लाई कम है। पैसा लोगों के पास पॉकेट्स में है, उनके घर में है, उनकी सेविंग्स में है, तो मनी सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, तो मनी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब है कि फ्यूचर में को प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ठीक है, उसके बाद मनी सप्लाई का बाद अगला है बिजनेस कॉन्फिडेंस का इंडेक्स। कोई भी हो, आपके मुल्क में हो या दुनिया में हो, वर्ल्ड बैंक की तरफ से ऐसे कई इंडेक्सेस हैं जो अनाउंस किए जाते हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस का, एक हम भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको धड़ाधड़ नए ऑर्डर आ रहे हैं, तो अगर मैन्युफैक्चरर्स के ऑर्डर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है इकोनॉमी अच्छे किसी इवेंट को फोर्सी कर रही है और उस वजह से वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा नई बिल्डिंग जो बन रही हैं उनके परमिट्स, न्यू परमिट्स बड़ी स्पीड से मिल रहे हैं लोगों को, या परमिट्स में इजाफा हो रहा है उनकी तादाद में। परमिट्स किसे कहते हैं? इजाजत, एलडीए से इजाजत मिलना, हाउसिंग सोसाइटी की, रोड्स कंस्ट्रक्शन की, इसी तरह प्लाजे कंस्ट्रक्ट करने की, नई बिल्डिंग के परमिट स्पीड से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है इकोनॉमी में अच्छा वक्त आएगा। वजह यह है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसके साथ बहुत सी इंडस्ट्रीज लिंक होती हैं। इसीलिए इमरान खान जब आया था तो इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलैक्सेशन बहुत सी दी थी। क्यों? इसमें बहुत ज्यादा अला इसके साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी बहुत सी इंडस्ट्रीज चल पड़ती हैं जिससे रोजगार पैदा होता है। अगर हाउसिंग सेक्टर आपके कंट्री में इंप्रूव होता है ना, तो उससे छोटे छोटे कई सेक्टर जो है वो क्या हो रहे होते हैं, इंप्रूव हो रहे होते हैं। तो ये लीडिंग इंडिकेटर्स की एग्जांपल्स हैं, आपने इनको याद करना है जी। एक्सपो से टूरिज्म में इजाफा होता है, टूरिज्म से इजाफा होगा तो इकोनॉमी में फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, लोग बाहर से आएंगे। कोई वर्ल्ड कप आप होस्ट कर लें, वर्ल्ड कप होस्ट कर लें, कतर ने किया ना, कितना बड़ा इकोनॉमिक इवेंट था, और उनसे उन्होंने उससे क्या कमाया होगा, क्या उनके पास तो पैसे ही बड़े, उन्होंने लगाया भी बहुत है, लेकिन अब क्या वाकई उनका ये इवेंट फ्रूटफुल था कि नहीं था? लेकिन एक इकोनॉमिक इवेंट था, एक इवेंट अकर हुआ, और इस इवेंट से पहले जो इकोनॉमिक इंडिकेटर इंप्रूव हो गए वो लीडिंग थे, जो इसके बाद अब इंप्रूव होंगे वो क्या होंगे, लैगिंग होंगे। ठीक है, मसलन दुनिया में इसका
वहां पे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा कम हुआ, वो तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट देगा अपनी, हर साल देता है अबाउट द कंट्रीज, तो इवेंट वाइज भी आती है। आपका फीफा भी रिपोर्ट देगा इसके मुतालिक, देन लेटर ऑन पता चलेगा कि उन्होंने क्या कमाया क्या लगाया, सारी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, लैगिंग में हमारे ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट है मेरा ख्याल है? इन्फ्लेशन रेट, और उसके अलावा इंटरेस्ट रेट लैगिंग है जी। लैगिंग में क्या है? इन्फ्लेशन रेट, हाँ जी, इंटरेस्ट रेट, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, एवरेज इनकम जिसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ये अब आपको याद करने पड़ेंगे, और आगे अब हमारा सारा चैप्टर इन्हीं के मुतालिक है। हालांकि इसमें बहुत सी चीजें आप में से कुछ लोगों को पहले पता है कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बताएंगे जी क्या होता है, ये सब बताएंगे। ये सारा चैप्टर ही अब आगे यही है इनके मुतालिक, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके अलावा एवरेज इनकम लेवल जिसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, एवरेज इनकम। इधर कोइंसिडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है जीडीपी, साथ साथ चेंज होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है बताएंगे। नेक्स्ट, जीडीपी नहीं देखना चाह रहे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख सकते हैं, ये जीडीपी का मुतबादिल होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। उसके अलावा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, जॉब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेवल। उसके अलावा पर्सनल इनकम्स, अब वो जो एवरेज इनकम है उसमें इंडिविजुअल की भी आ जाएगी, बिजनेसेस की भी आ जाएगी, सबकी, ठीक है, गवर्नमेंट की भी आ जाएगी। हाँ जी, लेवल ऑफ सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिजनेस की सेल्स। ऑर्डर मिलने में और सेल होने में फर्क है, ठीक है, जरूरी नहीं है सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट भी हो जाए और टाइमली डिलीवर भी हो जाए। जब ऑर्डर डिलीवर होता है तब सेल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये आपने इनको याद करना है, लीडिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट और लैगिंग, ये आपको वर्ड बाय वर्ड याद होने चाहिए जितने भी हैं, कि ये कितने इंडिकेटर हैं। डेफिनेशन तो सबको याद हो जाएगी, लीडिंग क्या है, लैगिंग क्या है और कोइंसिडेंट। लीडिंग मींस बिफोर हैपनिंग द इवेंट, लैगिंग आफ्टर हैपनिंग द इकोनॉमिक इवेंट या इकोनॉमिक क्राइसिस या जो भी है, और साथ साथ जो है करंटली प्रेजेंटली जो भी इकोनॉमिक इवेंट अकर हो रहे हैं उनके साथ साथ जो चेंज होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं वन बाय वन इनकी तरफ। जी बेटा, ये लास्ट अटेम्प्ट के पेपर के एमसीक्यूज में आया हुआ है, देखें जरा, करें इसको सॉल्व। लास्ट अटेम्प्ट के आप ये एमसीक्यूज 2022 के, ऑटम 2022 के पेपर में से है, बस आपको पेपर निकालने की जरूरत नहीं, बस ठीक है यहाँ से पढ़े और देखें क्या जवाब बनता है इसका। खामोश रहना बात, ऐसे एक नंबर का मुफ्त का एक नंबर है जी, मुफ्त का एक नंबर है जी। कौन सा है कोइंसिडेंट?
सारों को देख लेते हैं। ये लैगिंग है मेरा ख्याल है अनएम्प्लॉयमेंट, ये लीडिंग है, ये भी लैगिंग है, तो पीछे जो बचता है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जीडीपी की रिप्लेसमेंट है, ये कोइंसिडेंट है, हैं? ठीक है जी, समझ आ रही है? इस तरह का ये आएगा। अब डेफिनेटली रट्टा चाहिए इसके लिए, ये आपको याद होंगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं ना। तो इसीलिए आपको कई चीजों को याद मजबूरन करना पड़ेगा। तो ये अब आपको ये जितनी भी एग्जांपल्स आई के आपने दिए ना, आई के आप अपनी एग्जांपल्स पे बेस करके सवाल बना रहे हैं एमसीक्यूज के, तो जरा आपने जो एग्जांपल्स है ना उनको जरा रटा छटा मजबूरन लगाना पड़ेगा। मतलब डेफिनेशन शायद ही पूछे, अब उसने डेफिनेशन पूछने की बजाय वो डेफिनेशन के बाद जो एग्जांपल दी थी ना उस पर सवाल बना दिया। अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पहला स्टॉक मार्केट का जो है इंडेक्स या स्टॉक मार्केट रिटर्न। तो अब हम लीडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं अभी जरा कॉपी कर लूं ताकि मेरा टाइम बच जाए, मुझे लिखना ना पड़े। हाँ जी, स्टॉक मार्केट और दूसरा सामने होगा तो फिर आपके लिए भी समझना आसान है, आप भी चीजों को उस तरह अंडरलाइन कर लेंगे। तो लीडिंग इंडिकेटर में हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट रिटर्न्स या स्टॉक इंडेक्सेस। लीडिंग में यही मेन डिस्कस किया हुआ है, बाकियों की जरूरत नहीं है हमें, बाकी मैंने बता दिया आपको। जो आपके लिए जरूरी है जो टेक्निकल है वो ये है। हाँ जी, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, और इसमें आपके लिए नॉलेज है। अच्छा जी, आ जाना जरा। वो कहता है जी लीडिंग इंडिकेटर में स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स या स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। अगर स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, दिन रोज हर रोज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्यूचर में किसी अच्छे इवेंट की हमें उम्मीद करनी चाहिए। और अगर स्टॉक मार्केट रिटर्न दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, या इंडेक्स कम हो रहा है, तो इसका मतलब है फ्यूचर में किसी इवेंट, एडवर्स इवेंट के हैपन होने की फ्यूचर में फोरकास्टिंग होनी चाहिए। तो वो कहता है जी स्टॉक मार्केट रिटर्न एक लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है। परफॉर्मेंस, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को मेजर कैसे किया जाता है, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। इंडेक्स के थ्रू स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस और उसके रिटर्न्स को मेजर किया जाता है। तो पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है उसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स है, केएससी 100 इंडेक्स, केएससी ऑल शेयर इंडेक्स है, फिर केएमआई, केएमआई का मतलब है कराची मीजान, मीजान बैंक वालों ने बनाया है मीजान इंडेक्स। ये उन तमाम कंपनीज का इंडेक्स है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरिया कंप्लाइंट है, जिनकी इनकम में सूद इनकम 5% से कम है या बिल्कुल नहीं है सूदी इनकम, जिनका लिक्विड कैश बहुत कम है, जिनका डेट 33% से कम है। ऐसी तमाम कंपनीज जिनको शरीयत के मुताबिक, इस्लामिक शरीयत के मुताबिक शरिया कंप्लाइंट कंपनीज कहते हैं, या जायज़ कंपनी जिन्हें कहते हैं, जिनमें जिनके शेयर खरीदना आपके लिए जायज़ है, उन कंपनीज का इंडेक्स है KMI 30 और KMI ऑल शेयर। अब ये 30 और 100 से क्या मुराद है? ऑल शेयर इंडेक्स का मतलब होता है उस मार्केट में जितनी कंपनीज है उन तमाम का कलेक्टिवली, और KSE 100 इंडेक्स का मतलब होता है टॉप 100 कंपनीज। KSE 30 इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स का क्या मतलब है? शरिया कंप्लाइंट टॉप 30 कंपनीज। समझ आ रही है आपको? तो ये उनकी बेस पे इंडेक्स डिटरमिन किया जाता है। डिटरमिन कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूं आपको, बस आप ये बात ज़हन में रखें, किसी भी कंट्री की स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं कैसे पता चलेगा? इंडेक्स के पॉइंट्स होते हैं, वो इंडेक्स के पॉइंट्स अगर बढ़ रहे होंगे तो रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, और अगर इंडेक्स के पॉइंट गिर रहे हैं तो रिटर्न्स। अब ये इंडेक्स क्या होता है ये भी बताएंगे आपको अभी, ठीक है। आगे वो कहता है स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है या इंडेक्स के जो पॉइंट्स हैं उनके बैक एंड पर क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। बैक एंड पर क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं मिसाल देता हूं आपको एक छोटी सी, आपको ये बात समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5 कंपनीज हैं, वैसे बता रहा हूं। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनीज हैं?
हर कंपनी के मार्केट प्राइस पर शेयर को मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ शेयर से। हर कंपनी की मार्केट प्राइस पर शेयर को मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा? तो हर कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आ जाएगी। वो जो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स है उसको स्टॉक एक्सचेंज की जबान में बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या बोला जाता है? आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में कैलकुलेशन में सीखा है, ये सीखेंगे। टोटल मार्केट वैल्यू का शेयर्स की निकालेंगे। कैसे निकालते हैं टोटल मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय क्या है? नंबर ऑफ शेयर। इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर स्टॉक मार्केट में 5 कंपनीज हैं तो पांचों की टोटल मार्केट वैल्यू को जमा कर लें। अगर 50 कंपनीज हैं तो 50 कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को जमा कर लें। अगर 500 कंपनीज हैं तो 500 कंपनीज की टोटल मारे, वो तो बिलियन और ट्रिलियन रुपीस की वैल्यू निकल आएगी। इतनी बड़ी वैल्यू को बोलना, याद रखना आसान नहीं होता। इसीलिए जैसे हम आपके मैट्रिक के नंबरों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट में टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज को एक नंबर असाइन कर देते हैं जिसे इंडेक्स कहा जाता है। इंडेक्स एक्चुअली, इंडेक्स का बैक एंड पे मतलब ये है कि इसके अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी छुपी हुई है। अब वो मार्केट वैल्यू की फिगर इतनी बड़ी है कि उसको कोट करना और उसको बताना और बोलना, खबरों में बताना मुश्किल है। इसीलिए इंडेक्स कैलकुलेट करके अपने काम को थोड़ा सा क्या बनाया जाता है? आसान। अगर मैं कहूं जी आज इंडेक्स 40,000 पे खड़ा है, कल 40,100 हो जाता है, तो वो जो इंडेक्स में 100 पॉइंट्स का चेंज है, इसका मतलब है पीछे मिलियन बिलियन रुपीस की वैल्यू, शेयर्स की मार्केट वैल्यू में इजाफा हुआ है। अगर इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे आता है ना, तो इसका मतलब है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स में मिलियंस और बिलियंस की क्या आई है? कमी आई है। कुछ में इजाफा भी हुआ होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू गिरी है, तभी इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे गया है। जी बेटा, सुन ले। होता ये है कि स्टॉक एक्सचेंज भी एक कंपनी है। स्टॉक एक्सचेंज भी एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी है। उसके अंदर पाकिस्तान की सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है? सारी कंपनीज की, अपनी नहीं, अपने पास तमाम रजिस्टर्ड कंपनीज का भी इंडेक्स है उनके पास। टॉप 100 कंपनीज का भी इंडेक्स है, टॉप 30 कंपनीज का भी इंडेक्स है। अब ये टॉप 100 कंपनीज का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल के ना कंपनी को अरेंज किया जाता है। सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका है, फिर उससे कम किसका है, फिर उससे कम किसका है। इस तरह टॉप 100 कंपनीज उठा लेते। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? टॉप, ये अलग अलग इंडेक्स हैं। यानी स्टॉक एक्सचेंज वाले कई तरह के इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, जो यूजर की मर्जी है, जो मर्जी देख ले इंडेक्स। अगर KSE 30 इंडेक्स आप देख रहे हैं ना, तो टॉप 100 कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे हाई है। टॉप 100 कंपनीज कैसे निकाली जाती हैं? पाकिस्तान में तकरीबन 35 इंडस्ट्रीज हैं। कितनी? 35 इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्री किसे कहते हैं? टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री होगी, बैंकिंग एक इंडस्ट्री होगी, ऑयल एंड गैस एक इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री की टॉप कंपनी एक उठाई जाती है। टॉप से मुराद है जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर सबसे ज्यादा है अपनी इंडस्ट्री में। कितनी कंपनी उठाई जाएंगी? 100 कंपनियां नहीं उठानी। पहले आपने हर इंडस्ट्री से एक एक कंपनी उठानी है। तो आपकी 35 इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, तो कितनी कंपनीज आ जाएंगी? 35। बाकी रहेगी 65 कंपनीज। अब जो बाकी 65 कंपनीज है ना, वो हर इंडस्ट्री से नहीं उठानी, फिर वो क्या उठानी है? वो जर्नली उठानी है। और वो जर्नली भी किस बेस पे उठानी है? कि जिन कंपनीज का जो 35 में सेलेक्ट होगी, उनके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज में बाकी सारी 400-500 कंपनीज बची हैं, उन सब कंपनीज की टोटल मार्केट वैल्यू निकाल के अरेंज की जाएगी। उसमें से जो 65 कंपनियां टॉप की निकलेंगी उनको उठा लिया जाएगा। 35 कंपनी हर इंडस्ट्री में से एक टॉप पर होगी और बाकी 65
इंडस्ट्री वाइज टॉपर नहीं देखना, वैसे ही टॉपर। ऐसा हो सकता है कि एक इंडस्ट्री में से 4 कंपनी सिलेक्ट हो जाए इंडेक्स में, एक 35 के जुमरे में और बाकी 65 के जुमरे में भी। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? 100 कंपनी टॉप कैसे सेलेक्ट करनी है, और उससे पता क्या चलेगा, अगर ये टॉप 100 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ये जो टॉप 100 कंपनीज होती है ना, ये स्टॉक मार्केट का 80 से 85% इनकी टोटल मार्केट वैल्यू होती है। यानी टोटल स्टॉक मार्केट की 80 से 85% वैल्यू इन्हीं 100 कंपनीज के अंदर होती है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है जी। तो KSE 100 इंडेक्स का मैंने बताया, SE 30 का तयन है। ऑल में तो ऑल लेंगे, ऑल शेयर इंडेक्स का मतलब अगर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में 570 कंपनियां रजिस्टर्ड है ना, तो उन 570 कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू की बेस पर इंडेक्स कैलकुलेट होगा। इज इट क्लियर? आगे चले, वो क्या कहता है आगे, अब वो बता रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। वो कहता है इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर इट्स स्टॉक, यानी आपकी मार्केट में लोग आपके शेयर को खरीदने के लिए कितने पैसे देने को तैयार हैं। और वो कहता है इससे इन्वेस्टर अपने रिटर्न को कंपेयर करते हैं, और इससे कंपनी की वर्थ का पता चलता है कि कंपनी की जो फ्यूचर वर्थ है वो क्या है। ठीक है, मतलब अगर आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है, इसका मतलब है फ्यूचर में इन्वेस्टर को आपकी कंपनी का शेयर अगर ले ले, वो आज उसको शेयर 25 रुपए का मिल रहा है, कल को वो बढ़ के 27 रुपए का शेयर हो जाए, इसका मतलब है उसको एक शेयर पे कितना फायदा हुआ है, 2 रुपए का। और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में 500 से कम शेयर नहीं ले सकते आप, 500 के बंडल में लेने पड़ते हैं। मतलब 500 ले लो, 1000 ले लो, 1500 ले लो, 2000 ले लो। अगर आप 200 शेयर लेना चाहेंगे वो नहीं मिलते। इसीलिए अगर मेरे एक शेयर पे 2 रुपए फायदा हो रहा है, तो 500 शेयर्स पे देख लें क्या फायदा होगा, या 50,000 शेयर पे कितना फायदा होगा। तो वो कहता है मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू के बढ़ने से इन्वेस्टर को फ्यूचर में रिटर्न्स मिलते हैं, या उसकी वैल्यू में, उसकी वेल्थ में क्या होता है, इजाफा होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को अब कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक को कहते हैं फुल कैप मेथड, ये भी एमसीक्यूज के लिए है, याद करना है, फुल कैप मेथड। और दूसरा कौन सा होता है, फ्री फ्लोट। अब इसमें क्या फर्क है, पढ़ के मुझे बताओ, फुल कैप मेथड और फ्री फ्लोट में क्या फर्क है, पढ़ के मुझे बताएं। फुल कैप मेथड और फ्री फ्लोट मेथड में, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, फुल कैप मेथड और फ्री फ्लोट मेथड। जल्दी, जरा टाइम कम है, हमने ये मुकम्मल करना है। जी हाँ, असल में हर कंपनी के सारे शेयर ट्रेडेबल नहीं होते, कुछ शेयर डायरेक्टर ने रखे हुए हैं। डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइंग कोई शेयर की रिक्वायरमेंट है लॉ की, वैसे बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है नहीं है। अगर है तो डायरेक्टर वो शेयर रखेगा, वो नहीं बेचेगा रोज। कुछ शेयर आपने बैंक को इशू किए हुए हैं कर्जा लेते हुए, उसने भी रख छोड़े हैं। कुछ शेयर आपके गवर्नमेंट के पास पड़े हैं एज सिक्योरिटी। ऐसे तमाम शेयर्स जो आपने इदारों को, डायरेक्टर्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, एम्प्लॉइज को कई दफा इशू किए होते हैं, वो लोग रोज शेयर की खरीदो फरोख्त, तो ऐसे शेयर्स नॉन ट्रेडेड होते हैं, इशू हो चुके हैं लेकिन वो लोग ट्रेड नहीं कर रहे। तो अगर किसी कंपनी ने 50 लाख शेयर इशू किए हैं, तो उसमें से वो तमाम शेयर जो ट्रेडेबल नहीं है, इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में कि कौन कौन से शेयर नॉन ट्रेडेबल होते हैं ज्यादातर, वो माइनस करके आपने टोटल शेयर्स में से जितने नॉन ट्रेडेड है, 50 लाख में से फॉर एग्जांपल 5 लाख नॉन ट्रेडेड है या 10 लाख नॉन ट्रेडेबल है, तो एक्टिवली ट्रेड 40 लाख शेयर हो रहे हैं। अगर 40 लाख शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस किया जाएगा, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का जवाब आएगा वो कहलाएगा फ्री फ्लोट मेथड से। फ्री फ्लोट का मतलब है जो फ्रीली ट्रेड हो रहे हैं। और फुल कैप मेथड में क्या होगा,
मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए जाएंगे? 50 लाख। समझ आ रही है? तो केएससी जो 100 इंडेक्स है, केएससी कौन सा? वो फ्री फ्लोट मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। किस मेथड से? ये नीचे लिखा हुआ है, देखें। अच्छा जी, कहता है स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स क्या होता है? वो कहता है स्टॉक एक्सचेंज जो इंडेक्सेस है वो कंपनी को क्लासिफाई करता है किसी खास कैटेगरी की बेस पे, सेक्टर की बेस पे, या उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे इंडेक्स। और इंडेक्स से खाली कंपनी की परफॉर्मेंस का नहीं पता चलता, बल्कि ओवरऑल कंट्री की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस का पता चलता है, और लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर भी है ये। तो पाकिस्तान में दो फेमस इंडिकेटर बहुत ज्यादा है, एक केएससी 100 इंडेक्स और दूसरा इंडेक्स कौन सा है? ऑल शेयर। ऑल शेयर इंडेक्स तो फुल कैप मेथोडोलॉजी से बना हुआ है, और फुल ऑल शेयर इंडेक्स की इतनी अहमियत नहीं है। जो असल इंडेक्स है वो कौन सा वाला है? केएससी 100 इंडेक्स। जब भी मैं कहूंगा ना पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ही ये है, केएससी 100 इंडेक्स ऊपर जा रही है। इसको वैसे आजकल केएससी 100 इंडेक्स नहीं कहते, पीएसएक्स 100 इंडेक्स कहते हैं। या ये आपने पुराना नाम ही लिख दिया है। पीएसएक्स का मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पहले ये था तकरीबन को 2007, 6 में, 5 में लाहौर स्टॉक एक्सचेंज अलहदा थी, कराची स्टॉक एक्सचेंज अलहदा थी, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज अलहदा थी। ये तीनों स्टॉक एक्सचेंज अलहदा ट्रेडिंग होती थी इनके, अलग अलग, डिसेंट्रलाइज्ड। अब ये सारी स्टॉक एक्सचेंज को किया गया मर्ज, और इन सबको कलेक्टिवली क्या नाम दिया गया है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन वो जो इंडेक्स है ना, उसका नाम अभी भी वही चल रहा है, केएससी 100 इंडेक्स। हालांकि उन्होंने नाम पीएसएक्स 100 इंडेक्स कर दिया हुआ है, लेकिन आम लोगों की जबान पे, उर्फे आम में सब लोग उसको क्या बोलते हैं? केएससी 100 इंडेक्स, कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स। क्योंकि ये कराची से में स्टैब्लिश हुआ था इंडेक्स, वहां से पहली दफा लॉन्च हुआ था। सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की कराची थी, लाहौर इस्लामाबाद वाली बाद में बनी थी। इसीलिए लाहौर और इस्लामाबाद वाली जब बनी, उसके बाद उनको तीनों को फिर क्या किया गया? मर्ज करके ना एक बना दी गई, जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, अब उसमें ये क्या लिखता है? केएससी 100 इंडेक्स कहता है ये सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज इंडेक्स है पाकिस्तान की। इसमें लार्जेस्ट कंपनीज पिक की जाती हैं। किस बेस पे लार्जेस्ट देखते हैं? एम्प्लॉयज की तादाद की बेस पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पे। और मैंने आपको बता दिया है 35 कंपनीज की सिलेक्शन कैसे होगी और 65 कंपनीज की सिलेक्शन कैसे होगी। ये वन कंपनी फ्रॉम ईच इंडस्ट्री, और वो भी वन कंपनी अपनी इंडस्ट्री में टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली होगी, और बाकी 65 कंपनीज वो इंडस्ट्री से हटके ओवरऑल स्टॉक मार्केट में 35 को छोड़ के जो बची हैं बाकी सारी कंपनीज, उनमें से टॉप की 65 उठा लेंगे। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री वाइज उठानी है 35, हर इंडस्ट्री की एक एक, और ये इंडस्ट्री वाइज नहीं उठानी, तो ये टॉप 100 कंपनीज आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो कहता है जब ये 100 इंडेक्स की तमाम कंपनी सेलेक्ट की जाती हैं, तो ये तकरीबन पूरी स्टॉक मार्केट के 85% को कवर कर जाते हैं हम। ये 100 कंपनियां टोटल मार्केट, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को कितने परसेंट कवर कर रही होती हैं? इसका मतलब है अगर स्टॉक मार्केट में 400 कंपनी रह गई है ना, वो 400 कंपनी की कैपिटलाइजेशन सिर्फ 15% ही है। जो ये टॉप की 100 कंपनीज है ना, ये ओवरऑल स्टॉक मार्केट के कितने कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं? 85%। कहने का मतलब है कि ये इंडेक्स सिग्निफिकेंटली आपकी ओवरऑल स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। आगे वो कहता है इसकी बेस वैल्यू क्या रखी गई थी? 1000। किस वक्त? नवंबर 1991 में। उस वक्त इसकी बेस वैल्यू 1000 थी, 1000, यानी 1000 का इंडेक्स था। उस दिन जो भी शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू थी ना, वो 1000 के बराबर रखी गई थी। आज अगर इंडेक्स 40,000 पे है ना, कितने हजार पे है वैसे मुझे नहीं पता, मैंने अभी आज देखा ही नहीं। अगर इंडेक्स आज 40,000 है ना, तो इसका मतलब है नवंबर 91 से लेकर आज तक उसमें जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उसमें 40 गुना इजाफा हो चुका हुआ है। अगर इंडेक्स 40,000 पे है ना, इसका मतलब पता क्या है?
कि नवंबर 1991 के मुकाबले में जो उस वक्त शेयर्स की मार्केट वैल्यू थी स्टॉक एक्सचेंज में, उसके मुकाबले में तमाम कंपनीज जो 100 इंडेक्स में हैं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू में 40 गुना क्या हो चुका है, इजाफा हो चुका है। अब ये इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको बता दूं, वैसे ये यहाँ पे जरूरी नहीं है। इंडेक्स के पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं जी, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में 3 कंपनीज हैं। समझाने के लिए, कितनी कंपनीज हैं, तीनों के मैं शेयर्स लिख रहा हूं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आपके सामने कोई बोले कि इंडेक्स में इतने पॉइंट्स का इजाफा हुआ है तो आपको समझ आ जाए मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसके 1000 शेयर्स हैं, इसके 2000 है, इसके 5000 है। मार्केट वैल्यू पर शेयर, मैं चले ये डेट कौन सी थी, नवंबर 1991, यकम नवंबर 1991 वाले दिन की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। चलो, तो हर कंपनी के कितने शेयर्स हैं, 1000, 2000 और 5000। इसके शेयर की प्राइस 20 रुपए है, 12 रुपए है और 10 रुपए है पर शेयर। टोटल मार्केट वैल्यू निकालें जरा जी। ये आ जाएगी 20,000, 24,000 और 50,000। टोटल कर लें 90। अभी तो ये मैंने इसमें 3 लिए हैं, अगर मैं 100 कंपनीज लूं तो ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी। पता है आपको ये वैल्यू क्यों बड़ी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इतने नहीं होते, मिलियन बिलियन शेयर्स होते हैं और एक शेयर की प्राइस 10 रुपए से तो ज्यादा है, लेकिन कुछ शेयर 5-8 रुपए पे भी होते हैं। अच्छा, ये वैल्यू है नवंबर 1991 वाले दिन। तो इस दिन इंडेक्स की वैल्यू 1000 है। ये इंडेक्स के पॉइंट्स कितने हैं जी, ये 94,000 पता है किसके बराबर है, 1000 के बराबर। अच्छा, अगला दिन 2 नवंबर 1991 वाले दिन। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब कहते हैं ना इंडेक्स इतने पॉइंट्स ऊपर चला गया, इंडेक्स इतने पॉइंट्स, तो उसके पीछे क्या कैलकुलेशन चल रही होती है। वो जो 1000 पॉइंट है वो कितनी वैल्यू के बराबर है, 94,000 के बराबर था पहली दफा। अगली दफा फिर अगले दिन कैसे निकली होगी कैलकुलेशन, मिसाल के तौर शेयर्स तो वही थे अगले दिन, शेयर स्पीड से नहीं चेंज होते, लेकिन ये मार्केट वैल्यू हर रोज चेंज होती है। अगले दिन मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या रही, ये 22 पे चली गई, ये 14 पे चली गई और ये 8 रुपए पे आ गई। ऐसे ही कुछ मैंने बढ़ा दी कुछ काम। अब ये जरा निकालना टोटल मार्केट वैल्यू, 22,000, 28 और टोटल 90,000। आप अगले दिन का इंडेक्स पता कैसे निकलेगा, दिस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 1000। इंटू 1000 ही करना है क्योंकि इंडेक्स का बेस पॉइंट 1000 है, बेस से मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ इंडेक्स कितना आता है, इंडेक्स के पॉइंट्स कितने आते हैं अगले दिन, क्योंकि ये वैल्यू गिर गई है ना पिछले दिन से, देखना इंडेक्स 1000 से नीचे आएगा। 9 पॉइंट्स। तो इंडेक्स 1000 से अगर 957 पे आया है तो कितने पॉइंट्स की कमी आई है, 1000 से अगर 957 पॉइंट्स पे आया है तो 43 पॉइंट्स की कमी आई है। और 43 पॉइंट्स की कमी आने का मतलब ये बैक एंड पर 4000 की मार्केट वैल्यू टोटल शेयर्स की क्या हुई है, कम हुई है। रियल लाइफ में तो ये मिलियन और बिलियन रुपीस की कमी होगी इस इंडेक्स के पॉइंट्स कम होने में। क्या आपको ये बात समझ आ गई है कि ये इंडेक्स कैसे मूव कर रहा है। उससे अगले दिन जब आपने आना है तो अगले दिन आप क्या करेंगे, 3 नवंबर को जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आप इस 90,000 को बेस बनाएंगे। किसको बनाएंगे, और इस 94 को भी बेस बना सकते हैं। वो आपने इंडेक्स नंबर अगर स्टैट्स में पढ़ा हो, एक होता है फिक्स बेस मेथड और एक होता है चेन बेस मेथड। अगर आपने स्टैट्स पढ़ी हुई है, क्यूएम पढ़ी हुई है, फिक्स बेस मेथड में
वो जो 1 नवंबर 1991 की बेस है ना, वही 94 पे डिवाइड करेंगे तो इंडेक्स निकल आएगा। चेन बेस में पिछले दिन की जो वैल्यू थी ना, मार्केट वैल्यू, उसकी बेस पे निकालेंगे। दोनों तरीकों से इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है और एक्सप्रेस किया जाता है। समझ आ रही है? ज्यादातर फिक्स बेस मेथड चलता है यहाँ पे, वो फिक्स बेस से निकला होता है। हाँ वही यूज हो रहा है, तभी तो मैंने कहा कि उस वक्त 1,000 था और अब 40 गुना इजाफा हो चुका है उसमें। 40,000 पे अगर इंडेक्स आ चुका है तो कीमतों में, मार्केट वैल्यू में 40 गुना इजाफा हो चुका है। समझ आ गई आपको ये? नहीं समझ आई इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है? पता लग गया? अच्छा, उसके बाद वो कहता है ऑल शेयर इंडेक्स में यही काम होगा, लेकिन उसमें 100 कंपनियां लेके नहीं, बल्कि तमाम कंपनी। ये काम हम नहीं करते, ये कौन करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज वाले करते हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। बल्कि अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसके थ्रू सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। साथ साथ इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा होता है और अपडेट हो रहा होता है साथ साथ। समझ आ रही है? जी, बेस वैल्यू पे होता है ज्यादातर। चले, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे वो कहता है हमें एज अ बिजनेसमैन हमें क्या मसला है ये इंडेक्स का, दफा हो जहां मर्जी जाए। ऐसा नहीं है। इंडेक्स का ताल्लुक आपके साथ क्या है? आपको कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा आपने इशू करना है। वो आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे कल को लिस्टिंग भी होगी। अगर स्टॉक मार्केट में प्राइसेस दिन ब दिन नीचे जा रही हैं पिछले 1 माह से, तो आप समझते हैं कि शेयर इशू करने का टाइम है। जब प्राइसेस दिन ब दिन नीचे जा रही है ना, तो ये एक अच्छा पॉइंट शेयर इशू करने का, क्योंकि पैसा ले रहा है आपने, आपका शेयर कोई लेगा ही जब नीचे जा रहे हैं दिन ब दिन शेयर। और अगर दिन ब दिन स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स ऊपर जा रहे हैं, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ये वो पॉइंट है जिसमें कंपनी नए शेयर इशू करके पैसा आराम से लोगों से क्या है, ले सकती है। बल्कि आप अपना शेयर भी ₹5 वाला शेयर, ₹10 वाला शेयर 12 का, 15 पे, ₹25 पे इशू कर सकते हैं। क्या आपको ये पता है? 10 वाला शेयर अगर 10 का इशू किया जाए, इसको बोलते हैं इशूड एट पार। 10 वाला शेयर अगर 9 का इशू किया जाए, और अगर 10 वाला शेयर वो करे तो प्रीमियम। तो एक्चुअली आप अपनी स्टॉक मार्केट के हालात देख के अपने शेयर की प्राइस का तयन करते हैं। तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बड़ी जरूरी है। इस चीज का तयन भी करते हैं कि हमें पैसा अभी लेना भी चाहिए शेयर इशू करके कि नहीं। उसके अलावा इस तीसरी चीज का तयन आप ये करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैनेजर्स को ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट हमारे बारे में क्या सोच रही है। हमारी कंपनी की शेयर प्राइस अगर नीचे जा रही है तो इसका मतलब है लोग हमसे खुश, और अगर ऊपर जा रही है दिन ब दिन, तो इसका मतलब है लोग हमारे फैसलों से, डिविडेंड पॉलिसी से, हमारी प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस से, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से मुतमईन है। तभी हमारी स्टॉक मार्केट में प्राइस दिन ब दिन क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, ये कंपनी लेवल पे बात कर रहे हैं हम। पर हम टॉपिक इकोनॉमी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एक बिजनेसमैन है, मैं एक मैनेजर हूँ, तो एज अ मैनेजर मुझे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स से क्या लगे। तो उसने ये बताया कि भाई आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको जरा पढ़ ले। कहता है मूवमेंट इन द स्टॉक मार्केट कैन इम्पैक्ट द कंपनी नंबर ऑफ वेज। नंबर 1, अगर शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही है तो आपकी कंपनी की भी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर नीचे जाएगी। जाएगी ना आपकी भी, जब ओवरऑल स्टॉक मार्केट में। चलो अस्तगफार पढ़े, अस्तगफार। रुक गया? हल्का है, ये रुक गया। जी करें पढ़े? नहीं, अभी भी है। वो आपको चक्कर आ रहे हैं बेटा, आप फील करिए जरा। हाँ तो ये नेचुरल अनअवॉइडेबल है।
अल्लाह माफ करे, हैं तौबा करनी चाहिए। सब सी इतने रह रहे हैं स्टॉक मार्केट भी इतनी रह रही है। अल्लाह अकबर। अच्छा अभी जवानो, बस हम ये क्लोज करें, फिर हम अपना स्टैट वाला जो कर रहे थे वो करें जी। वो कहता है पहली बात, जब ओवरऑल स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस ऊपर नीचे जाएगी, इंडेक्स ऊपर नीचे जाएगा, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी भी उस इंडेक्स में शामिल होगी, आपकी कंपनी की भी कैपिटलाइजेशन ऊपर नीचे जाएगी। उसके बाद दूसरा ये है कि बिजनेस को पैसों की जरूरत होती है, शेयर इशू करना है, तो अगर प्राइसेस दिन ब दिन नीचे जा रही हैं तो वो आपके लिए इशू करने का टाइम, इसी तरह नीचे प्राइसेस जा रही हैं, तो जब प्राइसेस आपकी कंपनी की नीचे जा रही होती है ना कोई आपको मर्ज करने की तरफ आता है, कहता है इन्हें ले लो कंपनी को, इस कंपनी की प्राइसेस नीचे आई हुई हैं, ये अच्छी कंपनी है, फॉर द टाइम बिंग नीचे आई हुई है, तो लोग आपको अपने साथ मर्जर की तरफ लेके जाते हैं। जैसे वारिद कंपनी को जायज ने अपने साथ क्या किया है, तो आप मर्जर एक्विजिशन के पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाते हैं जब आपकी प्राइसेस स्टॉक एक्सचेंज में दिन ब दिन, तो आपने अपने आप को उससे भी बचाना है अगर आप मर्जर एक्विजिशन में इंटरेस्टेड। हाँ, अगर हमारी कंपनी का शेयर महंगा होगा ना तो लोग डिस्करेज होंगे, वो कहेंगे नहीं यार बड़ी महंगी कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में इसका शेयर 250 रुपए का मिल रहा है तो अगर हमने ये खरीदनी है, मर्जर एक्विजिशन करना है, तो हमें तो 250 से ऊपर देने पड़ेंगे तो ये बेचेंगे। ऐसे ही होता है, 250 पे नहीं देते लोग। जब लोगों को पता चलता है ना मर्जर एक्विजिशन की ऑफर आ रही है, तो वो कहते हैं नहीं भाई असी तो उमें भी 250 ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ है, तो तुसी ते सारे इकट्ठे ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ एक शेयर 300 ਦਾ देंगे, 400 ਦਾ देंगे, इस तरह। तो वो फिर इसको कहते हैं मर्जर प्रीमियम, यानी खरीदने वाले को मजबूरन ज्यादा पैसे देकर खरीदना पड़ता है, तो महंगे शेयर को मर्ज करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। आप मर्ज हो सकते हैं या आप किसी को मर्ज कर सकते हैं, अगर आपकी आंख है, आपको लग रहा है यार ये हमारा कंपेटिटर है और इसकी प्राइस दिन ब दिन नीचे जा रही है, तो भाई इसको नीचे जाते हुए पकड़ के इसको मर्ज करो ताकि कंपटीशन से ये क्या हो जाए, आउट। आपको भी कोई मर्ज कर सकता है, आप भी किसी को, उसके लिए आपको प्राइसेस के ऊपर निगाह रखनी है, अपनी नीचे ना जाने दें और किसी कंपैटिटर की या कस्टमर की नीचे जाती हुई प्राइस का छटना नहीं। पता नहीं आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं समझ आ रही। मर्जर का कैंडिडेट हो सकता है ना, आप भी हो सकते हैं, कोई और भी। उसके अलावा क्या है नेक्स्ट, वो कहता है बास कंपनी ने ना शेयर्स को अपने पास रखा होता है कि जब जरूरत पड़ेगी ये शेयर बेच के कैश इकट्ठा कर लेंगे, और ध्यान नहीं देते वो, और दिन ब दिन शेयर की प्राइस नीचे जाती जाती है, और जब उसको बेचने जाते हैं तो वो शेयर असल कीमत पे भी नहीं बिकते, उनको फंडिंग प्रॉब्लम आता है। मसलन मेरे पास 15 लाख रुपए हैं 3 माह के लिए, मैं 15 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लेता हूँ, वो 15 से चले जाते हैं 20 लाख पे, मैं बड़ा खुश होता हूँ एक माह में, यार ये 15 लाख से किस पे चले गए, 20 लाख पे। अब होना तो ये चाहिए था कि मुझे उसको बेच के किसी और सिक्योर शेयर में चला जाता, मैं बैठा रहा, मैंने को ख्याल नहीं किया, वो अगले एक माह में वो गिर के 12 लाख पे आ गए। अब वो जो मैं 15 लाख से 20 वाला ले सकता था कैश, अब मैं 12 लाख पे जब आएंगे तो 3 लाख रुपए पल्ले से देने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए आपको स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स और प्राइसेस को निगाह पे रखना है, ताकि आप ऐसा ना हो कि आपने शेयर होल्ड किए हो और कैश लेना आपकी नीयत हो, और बाद में आपको पता चले कि यार ये तो हमारी असल कीमत से भी शेयर क्या आ चुके हैं, या मेरी बाइंग प्राइस से नीचे आ चुके हैं और मैं फंडिंग प्रॉब्लम में आ गया हूँ। नई बातें समझ आ रही। आखिरी क्या लिखा हुआ है, अगर आपके शेयर की वैल्यू में इजाफा हो रहा है ना दिन ब दिन, तो आपके जेहन में ये लालच आएगा कि हमें नई प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए, एक्सपेंशन में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए एक्सपेंशन में? क्योंकि हमें मार्केट से नया पैसा लेना आसान हो जाएगा, मार्केट में हमारे शेयर आराम से बिक जाएंगे, लोगों को लालच हम देंगे, ये देखो हमारे पिछले 5 सालों में शेयर कहाँ से कहाँ चला गया है, हमने 25 रुपए पे इशू किया था और आज हमारा शेयर जो है वो 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तकरीबन डबल हो गया है 5 सालों में। तो आप हमें पैसे दें, हम ये नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस पे भी हम अगले 5 सालों में प्राइस आपको डबल दे देंगे। हमने नहीं डबल करनी होती, मार्केट में हमारी परफॉर्मेंस की वजह से ऑटोमेटिकली प्राइस क्या होती है,
ऊपर जाती है। तो अगर आपके शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि यू कैन लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। ये है। चले बस आज इतना ही। इसके बारे में कुछ और पूछना होगा तो वो फिर आप उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे जीडीपी पे, ठीक है। कोइंसिडेंट में हमारे पास कौन सा है, जीडीपी, और लैगिंग, लैगिंग में ज्यादा है वैसे, लेकिन आप लोग ये जरा पढ़ के आइएगा सारे आगे से, इसको रीड करके आना अपने, याद इनको जो मैंने वो बता दिया है, जो याद करने वाली बातें हैं ये आगे मैं बताता जाऊंगा जो याद करने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, पढ़ आपने सारा आना है, लेकिन हमारा जो वैसे आज का टॉपिक था वो यही था, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट इंडिकेटर। और दूसरी बात है, हमने लीडिंग में कौन सा पढ़ा है अभी, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स या स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स। और स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को प्राइमरीली केएससी 100 इंडेक्स से मेजर किया जाता है। चले अब आते हैं स्टैट्स की तरफ। हाँ जी, जजला आया था, क्या स्पीड थी को पता चला है, क्या थी उसकी, हैं रेक्टर स्केल पे क्या थी उसकी, कोई नहीं पता, वो खबर नहीं देखी नीचे जाके कैंटीन में। अच्छा भी आ जाओ स्टैट की तरफ। निकालें जी स्टैट वाला जो था, कल मैंने आपको कहा था मेजर्स ऑफ वेरिएशन में हमने वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल लिया था, फॉर्मूला किया था ना। आज हमने करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जी, वेरिएंस का, हाँ जी, जी, सेकंड पॉइंट, हाँ वो कहता है असल में वेरिएंस में जब आप ये करते हैं ना x माइनस एक्स बार, अगर आप इसका स्केयर नहीं लेंगे ना तो ये डेविएशंस जो हैं ये जीरो होती हैं। तो इसको स्केयर लेना है, और स्केयर लेने के बाद में आपने अंडर रूट भी लेना है, ताकि ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल होकर बाद में स्टैंडर्ड डिवीजन में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपने ये स्केयर ना लिया तो ये जो x में से x बार माइनस करेंगे ना तो वो डेविएशंस फ्रॉम द मीन सारी जीरो होती है, क्योंकि मीन से 50% वैल्यू ऊपर होती हैं और 50% वैल्यू मीन से क्या होती हैं। इसीलिए आपको स्केयर लेना है ताकि वो तमाम डेविएशंस पॉजिटिव हो जाएं, और फिर बाद में उसका अंडर रूट लेना है ताकि आप वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन पर आ जाएं। असल में उसने ये बात करने की कोशिश की है कि वेरिएंस के लिए आपको स्केयर लेना पड़ता है और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको उसी स्केयर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ता है। स्केयर रूट मींस अंडर रूट, ताकि आप ये जो एक्स्ट्रा स्केयर आपने लिया इसका इम्पैक्ट नलीफाई कर सके, ठीक है। अच्छा, जी, ये हम एग्जाम्पल करेंगे एक, टेन पॉइंट सिक्स आ जाए जरा, बस ये एग्जाम्पल ही करेंगे। इसी एग्जाम्पल में वेरिएंस भी कवर हो जाएगा, इसी एग्जाम्पल में मीन भी कवर हो जाएगा, इसी एग्जाम्पल में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कवर हो जाएगा। जी, क्या कहता है, कहता है एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन एनी वन फ्रॉम स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। स्टॉक शेयर्स को कहते हैं, ये किसी फॉरेन बुक से आई के आपने सवाल लिया था, किसी फॉरेन बुक से सवाल लिया हुआ है। तो अमेरिकन बुक्स जो है ना वो शेयर्स को शेयर्स नहीं कहती, क्या बोलती हैं, स्टॉक्स। क्या बोलती हैं, तभी स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं।
स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही हो। तो स्टॉक्स यानी ये इन्वेस्टर दो में से किसी एक शेयर का तयन करना चाह रहा है कि मैं कौन से खरीदूं, या शेयर ए या शेयर्स, और उसने आपको पिछले 6 प्राइसेस का, ये प्राइसेस हैं 10 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए और 20 रुपए। क्योंकि ये प्राइसेस का डेटा है तो जो मीन का जवाब आएगा वो भी प्राइसेस में आएगा, जो स्टैंडर्ड डिवीजन का जवाब आएगा वो भी प्राइसेस में आएगा। जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में डेटा दिया होगा ना, उसी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आपके जवाब आएंगे। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जवाब उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में नहीं आएगा, वो एक रेशियो है। वो क्या है? रेशियो या एक परसेंटेज है, ठीक है। उसका मकसद मैं आपको बता दूंगा, अभी मैंने उसका मकसद नहीं बताया। उसने आपसे क्या मांगा है? कंप्यूट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द वीकली प्राइसेस ऑफ फॉर 2 स्टॉक्स। जी आपने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो मीन निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है जी। तो पहले स्टॉक ए का मीन निकालेंगे, स्टॉक ए का मीन निकालेंगे और स्टॉक बी का मीन निकालेंगे। हाँ जी, 10 + 60, फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं होता, +30 +40 +20 और डिवाइडेड बाय ये कितने हैं? 6 वीक्स। आंसर आ जाएगा। को बच्चा बता सकता है क्या आंसर आता है? 35। एवरेज प्राइस 35 है। अच्छा, उसके बाद 35 + 45 + 30, जी एवरेज प्राइस कितनी है? ये भी, यानी अगर आप इसको खरीदना चाहें तो एवरेज की बेस पे देखें तो ये शेयर भी 35 रुपए का खरीद सकते हैं आप एवरेज प्राइस की बेस पे, और अगर बी शेयर खरीदना चाहे तो वो भी किस प्राइस पे खरीदा जा सकता है? 35। एवरेज प्राइस क्यों निकाली आपने, मीन प्राइस? ताकि आप ये देख सके कि अगर मैं इसको खरीदने जाऊं तो मुझे किस प्राइस पे मिल जाएगा। तो ये 35 का मतलब क्या है कि अगर आप ए शेयर को खरीदने जाएं तो आपको एवरेजली तकरीबन इतनी प्राइस पे करके ये शेयर आप खरीद सकते हैं इन्वेस्टर के तौर पे, ठीक है। अब आप इनमें से किस शेयर को खरीदने में प्रेफरेंस देंगे? एक 35 का होता, दूसरा 34 का होता, तो किसको लेता मैं? जिसकी एवरेज प्राइस कम होगी खरीदने की है, लेकिन ये तो दोनों की प्राइस क्या है? सेम है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या मांगा है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमने। स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टॉक का, तो x - x बार स्केयर सिग्मा ओवर n-1, और होल का अंडर रूट भी ले ले ताकि ये खत्म हो जाए स्केयर। अच्छा जी, चले ये फॉर्मूला तो कॉमन लिख लिया, अब डेटा प्लग इन करेंगे इसके अंदर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होगा कि ये जो प्राइसेस है इनमें फ्लक्चुएशन का लेवल क्या है। फ्लक्चुएशन ये ज्यादा होना अच्छा होता है, कम होना? हाँ गुड। 10 - 35 का स्क्वायर प्लस 60 - 35 स्क्वायर प्लस 50 - 35 स्क्वायर प्लस 40 - 35 स्क्वायर प्लस 20 माइनस स्क्वायर जी, डिवाइडेड बाय 6 - 1 और होल का अंडर रूट। टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो ये ए की स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगी, ए की स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगी बेटा। सॉरी 18 पॉइंट
7.571। इसका मतलब है हमारी जो ये 35 रुपए की प्राइस है ना, ये 18 रुपए बढ़ भी सकती है और 18 रुपए कम भी, यानी 35 जमा 18 तकरीबन 35 43 53 समथिंग कुछ हो सकता है शेयर। और अगर कम हो तो कम से कम प्राइस क्या बनेगी, 35 माइनस ये 18। इस ये 18 का मतलब 18 रुपए है कि ऊपर वाली वो जो 35 की प्राइस है उसमें इतना इंक्रीज या डिक्रीज पॉसिबल है। इसी तरह बी की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। पैंतीस माइनस 35, 45 माइनस 35, 30 माइनस 35, 40 माइनस 35, 25 माइनस 35। इनको दे दिया करेंगे, लगा लेंगे हम, इस तादाद में थोड़े ही होते जी। तो 6 माइनस 1 क्या आता है जी आंसर, सॉरी 0.7। लें जी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। अब अगली रिक्वायरमेंट क्या मांगी है, रिकमेंड करें कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। रिकमेंड करें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए जी। तो रिकमेंडेशन के लिए बहुत से तरीके हैं। एक तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन रखें और एक तरफ मीन रखें। स्टॉक ए और स्टॉक बी। पैंतीस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मीन कितना था 35, 35 और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना था 18.71। और तो रिकमेंडेशन का असूल समझ लें, अगर तो मीन कांस्टेंट हो, अगर मीन क्या हो तो वो वाला स्टॉक या वो वाली चीज सेलेक्ट कर देंगे जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो। स्टैंडर्ड डेविएशन कम होने का मतलब उसमें फ्लक्चुएशन कम है, समझ आ रही है। तो वो अगर महंगे से महंगा भी हुआ तो उतना महंगा नहीं होगा जितना स्टॉक ए होगा। तो अगर मीन कांस्टेंट हो तो वो वाली आपने लेनी है इन्वेस्टमेंट जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट हो तो फिर आपने वो वाली इन्वेस्टमेंट लेनी है जिसका मीन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। अब यहाँ पे क्योंकि प्राइस है जो पे करनी है, तो प्राइस में तो कम हो तो हम पे करेंगे जिसकी कम हो, ठीक है। कई दफा ना ये दोनों चेंज हो रहे होते हैं, कई दफा ये ऐसे भी होता है 18.71, 7.07, इधर 35 है और इधर 45 है। अब आप देख रहे हैं कि जिसका मीन ज्यादा है उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, या उल्टा भी हो सकता है कि जिसका मीन कम है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। आप शशो पंज में पड़ गए यार, मैं उन केड़ा सिलेक्ट करा, जिसका मीन कम है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है उसका क्या है। उस प्रॉब्लम से, शको शुबात से बचने के लिए हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की आपस में एक रेशियो निकालते हैं, उस रेशियो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या करता है, इन दोनों को आपस में कंपेरेबल बनाता है। जरूरी थोड़ी है कि हर दफा ये मीन सेम ही आएगा, ये मीन वेरी भी तो कर सकता है ना। तो इनको कंपेरेबल बनाने के लिए आप क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है
स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, यानी 1 रुपए की प्राइस देने के लिए आपको कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन या वो फेस करनी पड़ी या फ्लक्चुएशन। तो आप यहां पर 18.71 को ऊपर रखेंगे और 35 से डिवाइड करेंगे। इधर आप 7.07 को ऊपर रखेंगे और 35 से डिवाइड। इस सवाल में तो वैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बगैर भी फैसला हो सकता था। अगर ये दोनों डिफरेंट होना देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ज्यादा फायदा होता है। वैसे इस सवाल में तो उसके बगैर भी फैसला सही था, बी आपने बताया है। अब मुझे ये डिवाइड करके बताएं क्या आता है। 18.71 डिवाइडेड बाय 35 क्या आता है आंसर जी? 0.54 या 53। और अगला अब इसको पढ़ते कैसे हैं। 1 रुपए की प्राइस अगर आप पे करते हैं, मीन प्राइस अगर आप 1 रुपए की प्राइस पे करते हैं तो आपको 54 पैसे की फ्लक्चुएशन फेस करनी पड़ेगी स्टॉक ए में। और अगर उधर आप 1 रुपए की प्राइस पे करते हैं तो आपको 20 पैसे की फ्लक्चुएशन फेस करनी पड़ेगी। तो फ्लक्चुएशन जिसमें कम होगी वो बेहतर है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिस ऑप्शन में क्या होगा, कम होगा, वो बेहतर है। पता नहीं आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन असल में डिफरेंट ऑप्शंस को कंपेरेबल बनाने के लिए होता है। जिनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट होता है ना, वो कंपेयर नहीं हो रही, आपको समझ नहीं आ रही, खिचड़ी सी पक गई आपके दिमाग में, तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से उनको कंपेरेबल बनाते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, हर सवाल में ये डिफरेंट है। वैसे अगर इसको जर्नली पढ़ें तो 1 यूनिट ऑफ मीन के बदले 0.54 यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फेस करने पड़ेंगे। उसको 1 यूनिट ऑफ मीन के बदले 0.20 यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या फ्लक्चुएशन फेस करने पड़ेंगे। जितनी फ्लक्चुएशन कम होगी उतना बेहतर है। 1 यूनिट ऑफ मीन के बदले 0.54 की फ्लक्चुएशन, 1 यूनिट ऑफ मीन के बदले, तो फ्लक्चुएशन किसमें कम है? 0.20 में, तो वो बेहतर है। तो स्टॉक बी वॉज प्रेफरेबल। आप लोगों ने मेरा ख्याल है पहले भी क्यूए में पढ़ा हुआ ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लेकिन वहां पे ना कैलकुलेशंस आर इंपॉर्टेंट। यहाँ कैलकुलेशन के साथ साथ उसके जवाब का मतलब भी पता हो एमसीक्यूज के लिए। ये ना होते तुझे में बैठे हो यार ये तो मतलब की है, वो पूछ ले इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो प्योर स्टैट्स की लैंग्वेज में क्या है इसकी, 1 यूनिट ऑफ मीन के बदले 0.54 यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या फ्लक्चुएशंस हैं। 1 यूनिट ऑफ मीन के बदले 0.2। ये जो आंसर आ रहा है ना, ये ऊपर वाले का आंसर है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है अगेंस्ट 1 यूनिट। जैसे मैं एक्सचेंज रेट में नहीं कहता था नीचे वाला 1 होता है, ये बिल्कुल वैसे ही नीचे वाला वो जो मीन है ना वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट ऑफ मीन के बदले 0.54 की स्टैंडर्ड डेविएशन और 1 यूनिट ऑफ मीन के बदले पॉइंट। और अगर मैं इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो पता है क्या मतलब है, 1 रुपए की प्राइस पे करके 1 रुपए की प्राइस पे करके 54 पैसों की फ्लक्चुएशन फेस करनी पड़ेगी और 1 रुपए की प्राइस पे करके 20 पैसे की फ्लक्चुएशन प्राइस में फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि 20 पैसे की फ्लक्चुएशन 54 पैसे की फ्लक्चुएशन से कम है, इसीलिए बी प्रेफरेबल है। चलो बस बात खत्म। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। कर लोगे कि नहीं? चले तो अभी तक हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा, डेटा टाइप्स पढ़ी, वेरिएंस पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ी और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बस अब इसके बाद कल पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी। और मुझे पढ़ा जा मुंह बना प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी सी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।